नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। अन्नदाता यानी किसान। हमारे किसान के परिश्रम की परिकल्पना करना इतना सरल नहीं है। कहा जाता है कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धर्ता सरसा जाता या च शुष्का कंठवृता। अर्थात हमारा किसान इतना परिश्रमी होता है कि वह बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है और जो शुष्क धरा होती है उसमें भी वो हरियाली खिला देता है। ऐसे ही परिश्रमी और सफल किसान श्री गुलाबचंद शर्मा जी आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। जोशी जी राम राम। सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय श्री राम। गुलाबचंद शर्मा जी जिला शिमला के धामी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। किसानी के साथ साथ इनकी और भी बहुत सी विधाएं हैं, विशेषताएं हैं, वो हम इनके ही मुखारबिंद से सुनेंगे। हमारा जो आज का विषय जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और शर्मा जी बतौर विशेषज्ञ उस पर जानकारी हमें देंगे, वह है जैविक खेती में जैविक खादों की महत्ता। इस पर हम इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। शर्मा जी, सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमें ये ज्ञात हुआ है कि आप किसानी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप स्वयं अपने मुख से हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। किसान भाइयों, मेरा नाम गुलाबचंद शर्मा है। मैं धामी के बैंश गांव से संबंधित हूं। मैं ग्रेजुएट हूं। मैंने 7 साल जो है बच्चों को पढ़ाया है। बतौर शिक्षक के रूप में जो है वो अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो है मैंने अध्यापन छोड़कर जो है अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो है अध्यापक का कार्य छोड़ के मैं पंचायत में आया, पंचायत प्रधान बना। और जो भी हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट नहीं थी उसको पूरा करने के लिए जो है वो प्रयासरत रहा। सरकार से अप्रोच किया, सरकार ने मदद की हर तरह से और उसमें कामयाबी रहा। सड़क से जोड़ा, पानी से जोड़ा और उसके बाद फिर मेरा जो काम है किसानी की तरफ जो है फिर चला। शर्मा जी, आप बहुआयामी प्रतिष्ठा के धनी हैं। इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और हमें भी बड़ा आज हर्ष का विषय हो रहा है कि हमने आपको अपने कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शर्मा जी ने कृषि को अपनाया है। कहते हैं कि कृषि प्रयत्नेन कुर्वितः सर्व सुख संयुतः, कि कृषि एक ऐसा कार्य है जिसमें प्रयत्न करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है, न केवल किसान को, एक व्यक्ति विशेष को, अपितु जिस समाज में वो रहता है उसके लिए। तो शर्मा जी, आज के विषय पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जैविक खेती में जैविक खादों की महत्ता, सर्वप्रथम सरल भाषा में हमारे किसान बागवान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैविक खेती से हमारा क्या अभिप्राय है? जैविक खेती से हमारा अभिप्राय ये है कि रासायनिक खाद का पूर्ण रूप से जो है वो बहिष्कार करना। जी। टोटल जो है जो हमारी जैविक खाद होती है उसी का प्रयोग करना, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो वेस्ट से बना हुआ मटेरियल हो, उसको अपने खेतों में प्रयोग में लाना। तो जैविक खेती उसी को कहते हैं कि जिसमें हम अपने रासायनिक जो भी तत्व है उनका प्रयोग ना करें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम रसायनों से जितना दूर रहे। जी, क्योंकि जैविक खेती जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज एक बहुत अच्छा जो है कृषि का महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। शर्मा जी कहते हैं कि जैविक खेती की जो प्रचलित विधियां हैं उसमें कोई बायोडायनिक विधि की बात करते हैं, पंचगव्य की बात करते हैं, ऋषि की बात करते हैं और स्वयं जैविक की बात करते हैं। और यदि हम जैविक खेती को जोड़े तो कहते हैं कि जैविक खेती के 2 घटक हैं, एक साधारण जैविक खेती, एक एकीकृत जैविक खेती जिसमें मिश्रण आ गया। क्योंकि आज का विषय खाद को लेकर के है तो हम आज के विषय की ओर ही बढ़ते हैं।
जैविक खेती में किन किन खादों का, वैसे तो कहते हैं साधारण रूप में गोबर की खाद होगी, केंचुए की खाद होगी, कंपोस्ट की खाद होगी, हरी घास की खाद होगी जो हरी पत्तियों से बनती है, क्योंकि आपकी एक्सपर्टी जो हमें पता लगी है वो वर्मी कंपोस्ट को लेकर के, वर्मी कंपोस्ट का, क्योंकि ये भी एक जैविक खाद है, इसका जैविक खेती में कितनी महत्ता है, कितनी उपयोगिता है, इस पर आप बताएं। जो वर्मी कंपोस्ट है वो हम केंचुआ खाद भी बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में इसे, जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है, अर्थवर्म जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जैविक केंचुए खाद का कि एक तो ये हमारे जो सॉइल के जो स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखती है, बना के रखती है। उसमें जो है अगर कोई पोषक तत्वों की कमी हो किसी ज़मीन में, उस सारी कमी को क्या कहते हैं जो है वो केंचुआ खाद पूरा कर देती है। केंचुआ खाद के डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये जो ज़मीन का जो नमी है उसको बना के रखती है, दूसरे जो कीट पतंगे होते हैं वो जो पौधा उसमें उगता है उसको जो है वो कम मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारा खेत में जो हमारी खेती होती है उसकी जो जड़ें जो रूट्स होती है उसको अच्छी प्रकार से डेवलप करती है। तो वर्मी कंपोस्ट का फ़ायदा एक ये भी है कि जहां हमारा 1 क्विंटल गोबर लगेगा वहां ये उसका छठा हिस्सा डालने से उसकी कमी को पूरा कर देती है। कहने का मतलब है कि 6 हमारी जो रेशो है खेती में डालने की वो 6 गुना कम कर देती है। हाँ जी। कुल मिला के शर्मा जी, यदि हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करें जैविक खेती और जैविक खादों को लेकर के, तो दर्शकों ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग, बायोलॉजिकल फार्मिंग इन विच वी एम्फसाइज द यूज ऑफ नेचुरल अकरिंग रादर देन सिंथेटिक इनपुट्स। बिल्कुल सही कहा। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा भारी तत्वों का प्रयोग ना करें। भारी तत्वों से हमारा जो मतलब है वो है रासायनिक खादों को लेकर के, जो संपूर्णतः हमारे गांव में उपलब्ध चीज़ें हैं। जी शर्मा जी क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो मिट्टी है जो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। अब जैसे हम यूरिया डालेंगे, केमिकल डालेंगे, तो वो क्या है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। वो एकदम जो हमारी जो मिट्टी का जो नाइट्रोजन है उसका एकदम जो है वो सोख लेगा और वो अगली फसल के लिए नुकसान पहुँचाएगा। अगर हम केंचुआ खाद डालते हैं या ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि वो उसको बैलेंस करके रखती है, उसमें कमी नहीं आने देती। वो जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में हर एक में पाए जाते हैं, हर चीज़ पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट से पौधा एक तो बैलेंस्ड अप्रोच में ग्रो करता है। अब जैसे केमिकल है, आप ज़्यादा डालेंगे तो वो एकदम ग्रो करेगा और उसको प्रॉपर अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, तरह तरह की बीमारियाँ लगेगी। जो वर्मी कंपोस्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये पौधे में जो नमी होती है उसको मेंटेन करके रखती है वर्मी कंपोस्ट। शर्मा जी, आपके कहने का मतलब है यदि हम इसको 3-4 घटकों के दृष्टिकोण से देखें तो जैविक खेती में जो जैविक खादों का प्रयोग है, सर्वप्रथम तो वो जो मिट्टी की क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, उसको बनाए रखता है जी। पोषक तत्वों की कमी नहीं आने देता जी। रोग निवारण क्षमता उसमें अधिक होती है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें तो उसको अनुकूल और संतुलित बनाए रखता है और उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। वर्मी कंपोस्ट जो है एक तो हमारा इको फ्रेंडली है। सेकेंडली क्या कहते हैं जो है वर्मी कंपोस्ट की खेती करने से जो है वो किसान को ये फ़ायदा है कि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सकता है, बेच भी सकता है वर्मी कंपोस्ट को बना के अपने प्लांट में। और जो खेती बाड़ी है उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट की जो प्रोडक्ट होगी एक तो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होगी। जो हमारा केमिकल जो प्रोडक्ट होगी वो ज़्यादा 3 दिन टिकेगी अगर आपने उसको मार्केट भेजना है या अपने पास स्टोर करना है। जो वर्मी कंपोस्ट होगा उसको आप 8 से 10 दिन तक अपने स्टोर में रख सकते हैं, उसके बाद उसको मंडी में बेच दो, उसको कोई नुकसान नहीं होगा।
शर्मा जी, जैसा कि आपने अपने क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट भी लगा रखा है, थोड़ा सा हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जैविक खेती से जुड़ा हुआ घटक है। क्या होती है वर्मी कंपोस्ट, हम किस प्रकार में, क्योंकि हमारा किसान बागवान देख रहा है, और जैविक खेती आज जो है जैसे कहते हैं ना कि इसे एक जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें हमें जो है किसी तरह के आर्थिक रूप से जो है इनपुट्स नहीं देने पड़ते। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। मैं किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में ये सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे घर में सभी ने एक एक दो दो पशु रखे होते हैं, उसका उन्होंने स्टॉक लगा के रखा होता है। तो उसको उस स्टॉक को हमने कैसे वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे सर्वप्रथम ये है कि जैसे मान लो काउ डंग्स है, जैसे गोबर होता है, उसको आप ये जगह स्टॉक लगा लें, लगभग कोई महीना, कम से कम 18 से 20 दिन, और महीना उसको अलग से रखें। उसके बाद क्या करें कि उसको, उसमें जो गैस होती है गोबर में ना, जो ताजे गोबर में होती है, वो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जिससे गोबर गैस भी बनती है, वो हानिकारक होती है। केंचुए से मर जाते हैं, अंदर वो दिक्कत पैदा करती है उसके डाइजेशन सिस्टम में केंचुए के। तो क्या होता है कि उसको आपने लगभग 1 महीने एक जगह स्टॉक करना है। उसके बाद क्या करना है कि उसको आपने प्रॉपर पिट में डालना है। पिट ना हो तो आप समतल नीचे पॉलीथीन बिछा लें, उसमें स्टॉक कर लें और उसको बिछा दें, प्रॉपर उसमें मॉइस्चर दें जी। उसके बाद है कि उसमें आप जो है जितना आपके क्वांटिटी, मान लो कि आपने 50 किल्टा डाला है जी, तो 50 किल्टे में आप लगभग कोई उसमें 10 किलो केंचुए डाल दें। तो वो 10 किलो केंचुए डालने, एक प्रश्न केंचुए की जगह, तो जो केंचुए की जो उपलब्धता रहती है, जो कल्चर होता है, ये कहाँ से उसके लिए उपलब्ध होता है? इसके लिए सरकार ने हैचरी खोल के रखी है। पहले ये राजस्थान से आता था, राजस्थान से लेते थे, उनकी एक NGO, उनका अब एक संस्था थी, हिमाचल सरकार ने वहाँ से लिए। मैंने भी HB गवर्नमेंट से क्या, मैं रजिस्टर्ड हूँ इसमें, मेरी अपनी हैचरी है जी। मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ। मुझे भी एग्रीकल्चर से ही वो केंचुए उपलब्ध करवाए गए डिपार्टमेंट की तरफ से। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होने से भी है कि यदि कोई आपसे इस कल्चर को लेना चाहे तो आपके द्वारा जो है वो उसको उपलब्ध करवा दिया। हाँ, मैं विभाग को देता हूँ, सारे किसान भाइयों को देता हूँ। थ्रू ब्लॉक जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट नर्सरी में जाते हैं, प्राइवेट किसान भाई लेके जाते हैं, जो अपना नर्सरी खोलना चाहते हैं वो लेके जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आपने शुरू कर दिया तो फिर ये ऐसी प्रोसेस है केंचुए की कि 1 किलो केंचुआ जो 1 साल में 1 क्विंटल हो जाता है। इतने रैपिडली ये जो है वो आगे जो है हाँ बढ़ते हैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने एक स्टॉक लगा दिया, जो मैं बात कर रहा था कि 50 किल्टा मान लो आपने जो है वो 25 क्विंटल, उसमें आपने 10 किलो केंचुए डाल दिए तो 1 साल में 1 क्विंटल हो जाएंगे। और जो वर्मी कंपोस्ट बनती है हमारी, वो लगभग 90 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है जी। 90 दिन में केंचुए उसको पूरा बना देंगे, पर बेशर्ते अगर आप उसको प्रॉपर मॉइस्चर देते रहे, स्प्रे करते रहे उस पानी को। और उसमें एक फ़ायदा ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट बनेगी वो आपको क्या कहते हैं, जो है वो जितनी क्वांटिटी आपने डाली वो नहीं मिलेगा, उसका 60% मिलेगा जी। 40% वो कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि क्विंटल में से आपको 60 किलो ही वर्मी कंपोस्ट मिलेगी, 40% जो है वो केंचुआ उसको एनर्जी के रूप में अपने को कर लेता है आगे प्रोडक्टिविटी के लिए जी। और जो केंचुआ होता है, केंचुए के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को। सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है कि शुरू तो कर देते हैं मगर उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो आप जब भी उस स्टॉक को डालेंगे तो उसको छेड़ना नहीं है। आप जैसे केंचुए 10 किलो लेके गए ना, उस स्टॉक में डाल दो उसको, केंचुआ अपनी सुविधा के अनुसार उसमें आगे एक्टिवेट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसको जहाँ से आप केंचुए लेके जाएंगे वो इन्वायरमेंट कुछ और होगा, और जिस इन्वायरमेंट में आपने उसका स्टॉक लगाया वो डिफरेंट होगा। अगर आप उसको फैला देंगे तो उनको कंड्यूसिव वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। आपके कहने का मतलब है कि इसमें जो यदि हम जलवायु के हिसाब से एटमॉस्फेरिक कंडीशन एज इट इज रखें, उसको एज इट इज रखें, एक तो शेडो एरिया में रखें, उसके ऊपर चाहे आप तरपाल बिछा दें, चाहे आप शेड बना दें, और उसको एज इट इज रखें। उसके बाद जैसे जैसे वो अपने आप को उसको ये समझेगा कि मुझे प्रोसीड करना है, आगे कार्रवाई करनी, वो अपने आप प्रोसीड करेगा। जब उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो अपने आप प्रोसीड करेगा और विदिन 15 डेज जो है वो अपनी कार्रवाई
बता देगा। अब इसका जो सिस्टम होता है ये लगभग 1 फुट तक जाता है। कई हमारे वैसे शुरू में हमें बताया गया था कि इसको 4 फुट का पॉट बनाना है, हमें जो बताया गया था पहले। मगर मेरा जो अनुभव बता रहा है 18-19 साल का अनुभव, मैंने 2008 से शुरू किया, आज 25 है, लगभग 17 साल हो चुके हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव ये है कि बजाय 4 फुट के किसान भाई उसको 1.5-2 फुट का बनाए, क्योंकि केंचुआ जो है वो लगभग 1 फुट या 18 लगभग 1 फुट ही नीचे जाता है, उसमें काम करेगा। उसके नीचे गैस होती है, खाद गर्म हो जाती है, वो मर जाता है। तो जब इसको प्रोसेस में केंचुआ खाद को जो प्रोसेस में लाते हो तो क्या है कि केंचुआ सबसे पहले ऊपर खाद बनाता है, उसको इकट्ठा करें, केंचुआ खुद ब खुद नीचे चले जाएगा, उसको मॉइस्चर करें और आपकी जो केंचुआ खाद बननी शुरू हो जाती है। शर्मा जी, आपने जो अपने स्वयं के यूनिट में केंचुआ खाद का जो उत्पादन किया, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया, तो निश्चित रूप से आपने इसको जो है अपने खेतों में, अपने कृषि कार्यों में भी इसकी उपयोगिता ज़रूर करी होगी। आपने क्या इसके जो है परिणाम देखे कि जैविक खेती में जैविक खेती खाद का जो कि आपने स्वयं अपने यूनिट में उत्पादित की, उसका क्या परिणाम आपको सामने मिला? देखिए जी, सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे यही हुआ कि जो प्लांट वहाँ होते नहीं थे, वो जैविक खाद डालने से वो प्लांट भी वहाँ मैं जानना चाहूँगा कि कर दिया। उन प्लांट्स जैसे कि मैं अपने प्लांट्स में सबसे पहले कि मैंने जो है वो पपीता लगाया जी। हालांकि हमारी जो सॉइल है वहाँ वो थोड़ा क्षारीय है जी, एसिडिक नहीं है उसका नेचर, जो पीएच फैक्टर जो है उसका वो क्षारीय अम्लीय नहीं है। तो उसमें ज़्यादातर हमारे मक्का ही होता है, 2 ही फसल लेते हैं, या मक्का या जौ या। और वैसे हम देखते हैं कि हमारे जो निचले चाहे अर्की का क्षेत्र हो गया, धामी क्षेत्र, यहाँ पर इस तरह की एक अम्लीय नहीं है, हमारे क्षारीय है मिट्टी, दो सपटीली जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। तो उसमें जब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला तो उसमें पपीता, मेरे जो इस वक्त फार्मिंग है उसमें पपीता है, केला है, आड़ू है, खुमानी है, नाशपाती है और नेक्टर जो ये हाइब्रिड होती है वो है। इवन मैंने 2 साल से सेब है मेरे, उन्होंने फ्रूट दे दिए, एप्पल प्लांट्स लगाए हुए, अंगूर लगाए हुए, चीकू लगा दिया मैंने, लौंग के पौधे लगा दिए, बड़ी इलायची के पौधे लगा दिए, कीवी के लगा दिए मैंने, हर एक पौधा। यस, मैं और टोटल ऑर्गेनिक मैंने जो यहाँ मेरे, इसलिए मैंने कहा ना कि वर्मिंग कंपोस्ट में वो कंपोनेंट है ना जो पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, उसकी कमी को वर्मी कंपोस्ट पूरा करती है। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात शर्मा जी बता रहे, तभी कहते हैं कि जैविक खेती करो, आप बचो और सबको बचाओ। क्यों शर्मा जी? बिल्कुल। देखो, एक तो ये हमारी जो, अगर हम पहले बुजुर्ग जो है 90-90, 100-100 साल जीते तो उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, तो वो टोटल ऑर्गेनिक गोबर, जो सड़ा हुआ गोबर खेत में डालते थे और अच्छे जीते थे, उनको कोई बीमारी नहीं, उन्हें बुखार तक नहीं आता था। बिल्कुल सही कहा। आता भी था तो हार्डली एक आधे दिन जी, बिल्कुल। अब तो हम सारे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। जुकाम हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक यूज़, एंटी एलर्जिक दी थी, उस वक्त कोई ना एंटी एलर्जी होती थी, जुकाम आता तो स्वयं ठीक हो जाता था। वो फायदा था कि हम गोबर की खाद यूज़ करते थे उसमें। पर तब उस वक्त का इस वक्त में कहने का मतलब ये कि वर्मिंग कंपोस्ट और कंपोस्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम खेती में गोबर डाल देते थे तो उसमें जो खरपतवार होती थी ना, वो सारा एब्जॉर्ब कर जाती थी उसकी फर्टिलिटी को प्रॉपर, यानी कि जो हमारे फसल होती थी उसमें लगभग 20% ही यूज़ हो पाता था, 80% खरपतवार उसका मिस यूज होता था। शर्मा जी, हमें मालूम हुआ है कि आपने डायरी भी खोल रखी है। डायरी से हमारा मतलब है पशुधन, और पशुधन का जैविक खेती के साथ सीधा संबंध है, क्योंकि उनसे प्राप्त गोबर, और मैंने पंचगव्य की बात करी, एक जो विधि है जैविक खेती की वो पंचगव्य भी है, जिसमें जो गौ से प्राप्त होने वाला गौमूत्र है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पंचगव्य जो देखो आप अपनी अपनी थीसिस अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मुझे सरकार यहाँ एग्रीकल्चर वालों ने हिसार भेजा था, तो पंचगव्य बनाने का जो वहाँ के स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, उन्होंने मुझे फॉर्मूला बताया था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए बात ऐसी है कि आप एक स्टॉक लगा लीजिएगा गोबर का जो डिकम्पोज ना हो। जैसे मान लो ताज़ा गोबर है ना, जल्दी अगर आपने बनाना है तो उसमें क्या है कि आप बराबर मात्रा में गौच गोबर ले लो, ठीक है, उसमें कुछ शक्कर या गुड़ डाल दो, कुछ बेसन डाल दो, और बाकी जो पुराना 5 चीज़ें, पंचगव्य मीन्स 5 चीज़ें, जो पुराना जो 100 साल से पुराना पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी, उसकी जड़ की मिट्टी 1 किलो वो मिलाओ, 5 किलो गोबर, 5 किलो गौच मीन्स की जो गौमूत्र है,
और उसमें 1 किलो गुड़ और कुछ बेसन, उसका घोल बनाओ। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट तैयार हो जाए उसको 10 दिन रखो आप। ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो जर्म जो होते हैं ना पॉजिटिव, जो हमारी खेती के लिए उपयोगी होते हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, उसको क्या है कि जैसे मान लो आपने स्टॉक लगा दिया, उसका बिछा दो उसको, फिर उसको डंडे से जो है लगभग आप एक पाइप से या डंडे से उसमें होल करो जी, और उसको ना एक मग से उसमें डाल दो। वो जो आपने बना के रखा है एब्स्ट्रैक्ट जो है लगभग 15 लीटर का 20 लीटर का, एक मग उसको वो जो आपने बना के रखा है उसमें डाल दो जी। तो वो कंपोस्ट है, मगर उसकी फर्टिलिटी वो है पंचगव्य से बनाना। पंचगव्य से आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं खाद के बारे में ही बताऊंगा कि खाद कैसे बनेगी। क्योंकि वो खाद अगर मान लो आपकी 6 महीने में सड़ेगी ना, तो वो 1 महीने में सड़ा देगा। कोई लस्सी भी डालते हैं, लस्सी से ही बताया गया था कि उसमें लस्सी भी डालो आप, अलग अलग फार्मूले हैं। बट खैर मैंने तो इसको यूज नहीं किया, मुझे बताया गया है, मैं तो वर्मी कंपोस्ट ही यूज करता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज जो है वो वर्मी कंपोस्ट मतलब ये है कि पशुधन का को यदि हम रखते हैं तो सीधे तौर पर जैविक खेती में उनसे मिलने वाला पदार्थ भी एक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखो जी, गौधन का मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों की, गौ एक ऐसी गाय दूध देगी, गाय गौमूत्र देगी, गाय बछड़ा देगी, गाय। शर्मा जी, हम अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापम प्रणाशनम, कि जिसके स्मरण मात्र से सारे पाप का विनाश हो जाता है। शर्मा जी, आपने पॉली हाउसेज भी लगा रखे हैं और वो भी ऑर्गेनिक दृष्टिकोण से ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? सर मैंने जो है वो पॉली हाउस जरूर लगा के रखे थे, मगर आफ्टर 2-3 ईयर्स जो है मैंने उसको जो नेचुरल नाइट्रोजन नहीं आती थी उसको जो है वो उखाड़ दिया, चारों तरफ से स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। उसकी वजह से ऐसा है कि पॉली हाउस हमारा जो है वो विदाउट केमिकल सक्सेस नहीं है, नहीं है, उसमें आपको केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा। उसका ये है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, क्योंकि जो है आपकी क्या कहते हैं केमिकल प्रोसेस, वो उसमें पॉली हाउस में जल्दी हो जाती है, क्विक प्रोडक्टिविटी। अब क्विक उसमें नहीं हो पाती, ऑर्गेनिक में क्विकनेस नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 73-74 के करीब नाइट्रोजन है। ये जो हमारा नीला आकाश है, बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन का कलर भी नीला होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। तो एक्सेस जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। तो क्या है कि हमारे जितने भी प्लांट है ना, ये इन्वायरमेंट से, आकाश से नाइट्रोजन लेते हैं। अब जब मैंने पॉली हाउस शुरू किया तो हमने पॉली शीट बिछा दी, चलो फर्स्ट मेरी प्रोडक्शन ठीक आई जी, पर मैंने उसमें केमिकल भी यूज़ किया। बट सेकंड प्रोडक्शन के लिए उसमें तरह तरह की बीमारी आ गई। क्यों? क्योंकि उनको नेचुरल नाइट्रोजन नहीं मिली। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पॉली हाउस में क्या है कि ये टेक्निक इजराइल की है पॉली हाउस वाली, क्योंकि वहाँ ज़मीन कम है। और शर्मा जी, जैसे कि आपका, क्योंकि देखिए आपने वर्मी कंपोस्ट को अपनाया तो दृष्टिकोण भी आपका जैविक हो गया है, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स की हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पॉली हाउसेज का बताया कि इसमें फेलियर है। फेलियर मेरा तो फेल हो गया सर। बिल्कुल, मैं अपनी बात बोलूंगा, नहीं, आपका कहने का बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसमें हम भी यहाँ पर निरंतर कार्यक्रम में जो है साक्षात करते हैं विभिन्न विशेषज्ञों के, किसानों के, तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, दिक्कतें बताई गई हैं। लेकिन आपका कहने का मतलब कि यदि जैविक दृष्टिकोण से करना है तो प्रकृति के साथ जुड़ करके, इसका मतलब आपने पॉली हाउसेस को हटा करके खुले आसमान के नीचे, उसमें पॉली हाउस में ये नुकसान हुआ स्प्रे से कि जो हम स्प्रे करते हैं उसका जो रेजिड्यू होता है वो हमारे सांस के द्वारा अंदर जाएगा, हमारे स्किन को टच करेगा, तो उससे तरह तरह की बीमारियां जो पॉइजन होगी हमारी बॉडी में जाएगी, थ्रू स्किन जाएगी, थ्रू एयर जाएगी, लंग्स में जाएगी, तो तरह तरह की बीमारियां उससे होनी शुरू हो गई थी। मैंने जो काम करने वाला वहाँ रखा था, तो इसलिए अवॉइड किया सर। दर्शकों, शर्मा जी ने आज के विषय पर, क्योंकि देखिए आज ऐसा दृष्टिकोण हर व्यक्ति का बन चुका है, मानसिकता बन चुकी है कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक दोनों ही दृष्टिकोण से उपलब्ध उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों देखिए, कहते हैं कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात् यह करोति तद धन आपनोति, कि जितना हम पौष्टिक आहार लेंगे
और पौष्टिक आहार कैसे, जैसे शर्मा जी ने बताया, जैविक खेती को संपूर्ण रूप में अपना करके, तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आय के दृष्टिकोण से भी हाँ जी, सबको लाभ होगा, चाहे हमारा किसान है, बागवान है। तो एक बार हम पुनः आपका धन्यवाद करते हुए शर्मा जी आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, राम राम।